नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर जुल्म जैसी जो बातें हो रही हैं, उन बातों का क्या बैकग्राउंड है और क्यों हो रही हैं। उन बातों में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की जो रुचि है, उससे ज़्यादा भारत में कुछ लोगों की रुचि क्यों है, और ये एक राजनीतिक पहलू जो भारतीय वाला है उसको उतना हम ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि बांग्लादेश का जो मामला है उस पर फोकस रखना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि ये मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। कहानी क्या है, इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, सारी इसके अंदर की क्लटरिंग हटा देंगे ताकि विजन एकदम क्लियर रहे। शेख हसीना की सरकार जब बांग्लादेश से उखाड़ फेंकी गई तो वहाँ पर एक स्टूडेंट्स का आंदोलन था जिसका कोई भी पीछे नहीं था, कोई पार्टी उसके साथ नहीं थी, और वो एक इंडिपेंडेंट आंदोलन था। उस आंदोलन में ये माना गया कि ये जो नेता लोग जितना कूड़ा कचरा कर करके अपने देश की व्यवस्था में अपने एजेंडे ठूस ठूस के कानून और संविधान का सत्यानाश कर देते हैं, स्टूडेंट्स का ये आंदोलन उसकी क्लीनिंग करेगा। इसके बाद में जब ये आंदोलन पूरा खत्म हो गया तो इस आंदोलन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अप्रिय भी थीं, और उन अप्रिय चीज़ों के बहाने कुछ अति अप्रिय चीज़ें भी की गई। हुआ ये कि जब वहाँ की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़ के भाग गई और उसने भारत में शरण ले ली, तो इस अफरा तफरी के बीच में बहुत सारे अलग अलग रेडिकल एलिमेंट घरों से निकल पड़े। देखिए, उदाहरण में भारत के भी बीच बीच में लेता जाऊंगा ताकि आपको सिमिलरिटी समझ में आए। घरों से निकल पड़े और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हाथ साफ करने शुरू कर दिए। जैसे 84 के दंगों में बहुत सारे लोग जो सिखों से नफरत करते थे, उन्होंने कांग्रेसियों के साथ में जो करना था कर लिया। आज सबसे ज़्यादा वही कांग्रेसियों पे आरोप लगाते हैं। वहाँ पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे और खालिदा जिया की पार्टी के लोग थे, वो लोग भी सड़क पर निकल पड़े और उनको ये लगा कि अगर हम आज इस्लामिक रेडिकलाइजेशन कर लेते हैं तो आने वाले दिनों का जो बांग्लादेश होगा वो कहीं ना कहीं एक कट्टर मुस्लिम देश हम बना पाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना पाएंगे। अलग अलग धर्मों के राष्ट्र दुनिया में सब सपना देखते हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र बना पाएंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काई जाए। उस दौरान काफ़ी जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, जिसमें एक इस्कॉन मंदिर भी था, लेकिन उसके साथ में कई झूठे वीडियो दुनिया के किसी और हिस्से में, बांग्लादेश के बाहर के किसी देश में तैयार किए गए, और उन वीडियोस के अंदर ऐसी तस्वीरें पेश की गई जिससे ये लगता हो कि वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत चल रहा है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में आग जलने की कश्मीर की तस्वीर को ये कहकर फैलाया गया कि वो तस्वीर एक मंदिर में को जलाने की है, ताकि एक उग्र वातावरण बने बांग्लादेश में और ध्रुवीकरण बढ़े। जैसे कि वहाँ के क्रिकेटर के घर को जलते हुए दिखाया गया, जबकि वो जला ही नहीं था, उसका घर कहीं और था, वो किसी और इमारत को। तो कुल मिला के एक पूरा वहाँ पर एक तो हुआ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हुई, दूसरा इस हिंसा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए फेक न्यूज़ का भी सहारा लिया गया और अभी तक लिया जा रहा है। तो जो लोग फेक न्यूज़ या दूसरे इस तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उनका मकसद क्या है, इस पे हम बाद में आएंगे। इन अल्पसंख्यकों के हमले के बाद निश्चित तौर पे वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे उनका एक संगठन है, ईसाइयों, बौद्धों और हिंदुओं का। उन्होंने इसके खिलाफ मुखर आवाज़ उठाई और वो जो हिंसा हुई थी उस समय,
उस समय जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में न्याय किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब दोषी केस टू केस तो हो सकते हैं, इतने सारे मामलों का मिला के कोई एक दोषी तो होगा नहीं, और आपके पास हमेशा एक गुंजाइश रहेगी कि आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहें, क्योंकि आप अंतिम रूप से नहीं जानते कि कौन कौन और कितने दोषी हैं, क्योंकि वो एक तरह का भीड़ का क्रम है जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो सांप्रदायिक सोच के हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग मस्जिदों के बाहर जुलूस निकालने निकल जाते हैं, बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, झंडा हिला देते हैं वगैरह वगैरह, अति उत्साही लोग होते हैं, वो अति उत्साही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी तो ये जो था, इसको लेकर एक आंदोलन चला। इस आंदोलन इस आंदोलन में एक प्रवक्ता थे, प्रवक्ता लीडर नहीं थे, उसके स्पोक्स पर्सन थे जो इस आंदोलन की तरफ बोलते थे, और वो थे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी। ये वहां पर इस्कॉन में रहे थे। कुछ मतभेदों के कारण इस्कॉन ने इनको पहले ही निकाल दिया था, लेकिन ये अपने आप को इस्कॉन का लीडर कहते थे, और उनके तेज और जोशीले भाषणों के कारण जो दूसरे धर्म के कट्टरपंथी थे वो इनको आगे कर करके अपनी राजनीति पक्की करते थे। जैसे यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी टाइप के लोग जो हैं, उनके भाषणों के तीखेपन को निकाल कर दूसरे समुदाय के लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसको साझा करते हैं और अपनी राजनीति को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। चिन्मय कृष्णदास वहां पर एक उसी तरह का कैरेक्टर बना। यह संगठन लगातार मांग कर रहा है कि जिन लोगों के साथ में धार्मिक आधार पर अत्याचार हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, जो नया संविधान बने वो एक सेकुलर संविधान हो, क्योंकि 1988 में जो बांग्लादेश का संविधान था उसको बदलकर एक सेकुलर संविधान से वहां पर इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया था। इस बात को अगर बदल दिया जाए और सही मायने में वो एक सेकुलर अगर संविधान बनता है बांग्लादेश का, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये जो अल्पसंख्यक लोग थे, जिसमें ईसाई, बौद्ध और हिंदू, इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो भाई साहब थे ये उसका चेहरा थे, चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी। अब क्या होता है कि चित्तगोंग में एक रैली हो रही होती है। उस रैली में भाषण देने के लिए ये भी साहब गए। इन साहब का भाषण वैसा ही तीव्र और तीखा था, किसी भी नेता का होता है और होना चाहिए। एक आदमी को, एक अल्पसंख्यक को अपने देश में समान अधिकार मांगने का हक है। अगर उनके साथ धर्म के आधार पर अत्याचार हो रहा है या जो अत्याचार हुआ था उसके दोषियों को, चूंकि ये आरोप लगा रहे हैं तो झूठे तो लगा नहीं रहे होंगे, उनके दोषियों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उसकी मांग करने का भी हक है। इस रैली में बांग्लादेश की सरकार ने दावा किया कि इन साहब ने भगवा झंडा बांग्लादेश के झंडे से ऊपर फहरा दिया। ये आधिकारिक बयान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश के झंडे को उतार के भगवा फहरा दिया। अब आप भारत का लाल किले वाला कांड याद रखिए। दीप संधू के कुछ फॉलोअर्स सिख यहां से गाजीपुर डेयरी से शुरू हुए और भागते भागते किसी तरह से लाल किले पहुंच गए, और लाल किले का जो मुख्य तिरंगा लहराने वाला है वो नहीं, आगे झंडे का एक खंबा था उस पर चढ़ गए और उन्होंने एक अपना झंडा लगा दिया। उनके जो खाली पहले वो आंदोलन का झंडा लगाते रहे, उनको कहा गया नेशनल फ्लैग लगाओ, फिर उन्होंने जो भी झंडा लगाना था वो लगा दिया। तो उस झंडे के कारण, झंडा एक प्रतीक ही होता है, और अगर इस तरह जोश में कोई झंडा लगा दे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे देश के ऊपर उसने झंडा फहरा दिया। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने, जो वहां काम चलाऊ सरकार है, उसने इन साहब को, चिन्मय बाबू को ढाका में गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए वो सरकार चिन्मय को क्यों गिरफ्तार करती है, जो चिन्मय एक अल्पसंख्यक मामलों में बात कर रहा है, एक आज़ादी की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि हमको अधिकार दीजिए, वो कह रहा है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपने तो उसको उठा के शर्जील इमाम बना दिया,
उठा के जेल में डाल दिया आपने। और जब आपने उसको जेल में डाला तो उसके बाद गिरफ्तार करके तो ले गए। जब बाद में कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी तो सैकड़ों की तादाद में लोग अदालत पहुंच गए आंदोलन करने के लिए। वहां ऐसा सिस्टम नहीं रहा होगा कि हरियाणा और पंजाब की सीमा के बाहर ही रोक लो किसानों को। तो ये लोग पहुंच गए और पहुंचने के बाद इन्होंने वहां पर जम के प्रदर्शन किया और कहा कि इनको तो हम ले जाने नहीं देंगे, यहां से इनको रिहा करो। किसी तरह से बहुत सारा बल प्रयोग करके, आंसू गैस के गोले चला के, सब करके, लाठियां वाठियां बांध के इनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पुलिस से कहा गया कि क्या आप इनकी रिमांड लेना चाहते हो? पुलिस ने कहा हमको तो रिमांड पे लेना ही नहीं है, हमको कोई पूछताछ नहीं करनी इनसे। अब क्या हुआ कि अदालत ने इनको उठा के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस रिमांड नहीं मांग रही तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। और जब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया तो उनको जब वापस ले जाया जा रहा था जेल, तो वहां पर जो तमाम सारे हिंदू आंदोलनकारी थे, एक सनातनी संस्था करके भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ वहां पे चिन्मय बाबू ने, उसके बैनर पे इकट्ठे हो गए। बोला हम अपने लीडर को जाने नहीं देंगे, आज बगावत हो जाएगी। और चिन्मय बाबू का जो भाषण हुआ वहां चितगोंग में, वो भाषण भी शर्जील इमाम के भाषण से कम उग्र नहीं था। जैसे शर्जील इमाम ने कहा था ना, चिकन नेक वाला कुछ बयान दिया था। भाषण होते रहते हैं, उसको उतना वो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि न्याय नहीं मिला तो ये सीरिया बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा, हम बांग्लादेश को फला, मतलब कुल मिला के इस देश का हम कांड कर देंगे अगर आपने हमको अधिकार नहीं दिए, वगैरह वगैरह। उस रैली में इन्होंने ये भी कहा था। मैं बता चुका हूं कि बहुत तीखा भाषण देते हैं। तो क्या हुआ कि जब उसको पुलिस ले जाने लग गई तो ये पुलिस के डिक्टाफोन से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। यह भी वहां सोशल मीडिया पे बड़ा विषय बना कि उस व्यक्ति को जो कैदी है, पुलिस का माइक्रोफोन किसने दिया। खैर, उन सारी चीजों के बीच में एक दुर्घटना घट गई। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, पहले उस दौरान हिंदुओं पर हमले, उसके बाद एक बड़ा हिंदुओं का आंदोलन खड़ा होना, उसके बाद उस आंदोलन के नेता को गिरफ्तार कर लेना, जेल में डाल देना, और उस आंदोलन के नेता, गिरफ्तार नेता के पक्ष में उसको छुड़ाने के लिए भीड़ का उग्र हो जाना। और उग्र हो जाने के बाद वहां पर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, यानी सरकारी वकील सैफुल इस्लाम, भीड़ ने उसको पीटा और गर्दन काट दी। यह आदमी वहां ऑन द स्पॉट कोर्ट के बाहर मारा गया उग्र भीड़ के हाथों। अब देखिए, एक तरफ वहां यह सब हो रहा है, दूसरी तरफ यहां भारत में भारत के मेन स्ट्रीम बड़े बड़े चैनल मीडिया ये खबर छाप रहे हैं कि जिस आदमी की हत्या की गई है वो आदमी किसका वकील था मालूम है? चिन्मय बाबू का वकील था। यानी चिन्मय बाबू के वकील को कट्टरपंथी भीड़ ने वहां की मार डाला। यानी एक नया नैरेटिव और ज्यादा हिंदू मुसलमान भड़काने वाली कोशिश। और इस हत्या के बाद में वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो चुका है और लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें चिन्मय को भी नामजद किया जाए। अब आप एक बात सोचिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान पे बांट के राज करना, फूट डालो राज करना, सारी चीजें होती हैं। क्या वहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू और मुसलमान को बांटने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? किस तरीके से एक के बाद एक आप घटनाक्रम देख रहे हैं। उस दौरान जब भीड़ का राज था, जो घटनाएं घटी थीं, उन घटनाओं में सजा वजा दे के मामला तभी खत्म हो जाना चाहिए था। हमारे यहां भी अनेक मामलों में अनेक दंगे होते हैं। यह नहीं होता कि उस मामलों को कैरी फॉरवर्ड करते करते बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए। तो ये क्या यूनुस सरकार इस मामले को बढ़ाकर वहां पर एक कम्युनल पॉलिटिक्स और बहुसंख्यक मुस्लिमों की डोमिनेंस वाला संविधान लाने की तैयारी कर रही है, या फिर
वहां पर मुस्लिम डोमिनेंस वाला एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हिंदुओं पे अत्याचार की बातें, क्योंकि जितना रिएक्शन वहां नहीं आया है उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन भारत में आया। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, बांग्लादेश के हिंदुओं पे चुप क्यों हैं, गाजा पे बोलने वाले ये लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आप कहोगे यार कुछ हो रहा होगा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में, यही तो समझोगे। अब ये अर्ध सत्य है, हुआ था, अब उतना नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का केसेस चलते रहते हैं जब इतना ज्यादा होता है तो मोहम्मद यूनुस एक तो नाकाम कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस ध्रुवीकरण का जो वहां बांग्लादेश में होगा, एक हमने देश बना के दिया था सेक्युलर, जो हमारा शुक्रगुजार था, वो देश हमसे इतना नफरत करने लगा था कि अभी 2-3 साल पहले मोदी जी जब यात्रा पर गए थे तो कई लोग मारे गए थे, उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी थी, इतना विरोध हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ से हम लोगों ने वो जो ठेके वेके, बिजली के ठेके, तमाम सारी चीज़ें की हैं एक तो, दूसरा यहाँ कट्टरपंथी जो सरकार के तौर पर जो छवि है उस सबसे वहाँ लोग भयंकर चिढ़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी और लीडर से। और अभी हाल में जो प्रतिक्रिया आई है उसमें विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए और हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश की सरकार। संबोधित वहां नहीं कर रहे हैं, यह सारा संबोधित किया जा रहा है भारत के लोगों को। क्यों किया जा रहा है, इसमें आप एक पैटर्न देखिएगा। 2024 के इलेक्शन के जो नतीजे आए उसमें एक पॉजिटिव हिंदुत्व की जो बात थी कि भाई हमने मंदिर बना लिया है तो अब हमको इसके नाम पे वोट मिल जाएगा, लेकिन ये समझ में आया कि पॉजिटिव हिंदुत्व नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं चलता, हिंदुस्तान में चलता है इस्लाम या मुसलमानों का विरोध, सांप्रदायिकता की राजनीति चलती है। आपने देखा होगा चुनाव हारने के बाद इंटेंसिटी बढ़ गई, बटोगे तो कटोगे, फला ढिमका, एक के बाद एक हर नेता बयान दे रहा है और उसका लाभ आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा। तो क्या हो रहा है कि यहां से हम लगातार फेक सामग्री आप देख रहे हैं, हमारे चैनल दिखा रहे हैं, फेक चीजें कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में, ऐसा मुझे लगता है, बांग्लादेश में जितना तनाव हो, जितना बंटवारा हो, जितनी मारकाट हो, उतना ही ज्यादा उसको यहां भुनाया जा सकेगा। हम कुछ लोगों को बांग्लादेश से शरण भी दे देंगे, उसके बाद भी हम भुना सकेंगे। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप निचोड़ में अगर आप देखो तो हो सकता है आपको इससे पॉलिटिकल गेन हो जाए, लेकिन बांग्लादेश की जो 10% आबादी है, जो हिंदू हैं, उनके जीवन को आप मुश्किल बनाते जा रहे हो। इस पूरी पॉलिटिक्स से सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाने वाला है, वहां का अल्पसंख्यक उठाने वाला है। भारत में अगर हिंदू मुसलमान होता है तो नुकसान किसको होता है, अल्पसंख्यक को होता है। कहीं पे भी दुनिया में अगर अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक होगा तो अल्पसंख्यक लपेटा जाएगा। तो आप बांग्लादेश में ये सब करके, ये जेस्चरिंग करके, उल्टी सीधी खबरें वहां की यहां प्रकाशित करके अखबारों में, और फेक सामग्री फैला के, उग्र बयान देके, लगातार कई नेता उग्र बयान दे रहे हैं। एक सज्जन तो ये कहते हुए पाए गए कि भारत को वहां हमला कर देना चाहिए, और ये सामग्री इंटरनेट है तो वहां भी लोग देख रहे हैं। आप सिर्फ वहां के हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं, और अगर आपको जरा भी हिंदुओं की परवाह होती तो ये बातें आप बहुत मीठे तरीके से वहाँ के जो यूनुस हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते, उनको कहते देखिए भाई आपके यहाँ बहुत गड़बड़ कर रहा है, कुछ करिए, हमारी कुछ मदद की ज़रूरत हो तो करिए, अल्पसंख्यकों के मामले में न्याय दे दीजिए, अगर आप चार देखो तो सज़ा सुना देंगे, कुछ करवा देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये करने के बजाय आप तनाव पे तनाव बोए जा रहे हैं, और वहाँ अमेरिका और चीन दोनों नज़र लगा के बैठे हुए हैं बांग्लादेश पे। मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका बांग्लादेश में बेस बनाना चाहता है। खुद शेख हसीना जो मोदी जी की मित्र हैं वो बयान दे चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह बांग्लादेश, म्यांमार और भारत का मिजोरम और थोड़ा सा आपका जो मणिपुर का हिस्सा है उसको मिला के एक अलग तरीका का कुकी राज्य बनाने की बात हो रही है, जो अमेरिका का कंसेप्ट है, और वो चाहते हैं वहाँ पे उस तरह से करें तो उनकी एक प्रेजेंस हो जाएगी। चीन की नज़र भी है बांग्लादेश पे, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ऐसे में सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है
उसके बारे में सोचा जाए। राष्ट्रीय हित छोड़ दें, हिंदुओं के हित छोड़ दें बांग्लादेश के, और हम उस राजनीति को और इंटेंसिफाई करते जाएं, ये कोई अकल का काम नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसको आप पूरे मामले को समझ गए होंगे, आपको बांग्लादेश में जो हो रहा है वो समझ में आ गया होगा। मेरी अपनी राय, चिन्मय ब्रह्मचारी को तत्काल बांग्लादेश सरकार को रिहा करना चाहिए। वो एक मांग कर रहे हैं, हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हुए हैं उस दौरान, तो उसके लिए लोगों को सजा दी जानी चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। और ये मांग करने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर आप उस पर सख्ती करते हो तो आप जानबूझ के वहां पर एक माहौल क्रिएट कर रहे हो जो खालिदा जिया की पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी पार्टी है। जनरल इरशाद के ज़माने से वो जनरल इरशाद की, इसी तरह से इस मामले में भी जो वकील साहब की हत्या हुई है, इस मामले में भी जांच करके जो जेन्युइनली जिम्मेदार लोग हैं, अब आपने 35 लोगों में मुकदमा कर लिया और उनको सजा देनी चाहिए। और बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां के बौद्ध, वहां के हिंदू और वहां के ईसाई गर्व के साथ असुरक्षा दूर करके अपना देश समझकर बांग्लादेश को रह सकें, क्योंकि सबसे अहम है किसी देश का सेकुलर होना। और बांग्लादेश अगर अपने आप को सेकुलर साबित नहीं कर पाता है, अगर वो भी एक कठमुल्ला देश बन जाता है पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह, तो इतिहास उसको कभी माफ नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद।